देखिए बेटा, आज वेव एंड साउंड का लेक्चर 2 है। वेव एंड साउंड लेक्चर 2, तरंग एवं ध्वनि। लेक्चर 3, तरंग एवं ध्वनि लेक्चर 3 है, जरा ध्यान दो। वेव एंड साउंड, तरंग एवं ध्वनि लेक्चर 3। तो लेक्चर 2 है आज। लेक्चर 2 में आपको एक बात समझनी है। कल हमने आपको डिफरेंस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव इनमें बता दिया था। आज हम बताएंगे बेटा, आज हम आपको जो डिफरेंस बताएंगे वो डिफरेंस होगा किसमें, ज़रा समझिएगा, अच्छी तरीके से समझिएगा। आज का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस या अब आपको हम इम्पॉर्टेंट वेव इक्वेशंस बताएंगे। इक्वेशंस के बाद में हम आपको चीज़ें समझाएंगे कैसे निकालना है। तो इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन ऑफ वेव, पहले इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन ऑफ वेव समझिए कि वेव में और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन ऑफ वेव, तो वेव की इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन क्या होगी। इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन ऑफ वेव में देखिए ज़रा, तो इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन ऑफ वेव में आपको एक बात समझनी है। इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन ऑफ वेव, तो सबसे पहले आपका आएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है। आवृत्ति में याद रखिए नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या, एक सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या को क्या को आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाता है, आपको याद रखिए, फ्रीक्वेंसी बराबर 1 टाइम पीरियड होता है। ये भी हम आपको बताने वाले हैं, ये रिलेशन याद रखना। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, आवृत्ति को हम लिखते हैं आवर्तकाल का व्युत्क्रम आवृत्ति कहलाता है, ये भी कह सकते हो। आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं, आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति बोलते हैं बेटा, ये ध्यान दीजिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसके बाद देखिए पॉइंट, इसकी एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज, एसआई यूनिट इसकी होती है हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स, हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स होती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग है टाइम पीरियड, आवर्तकाल। आवर्तकाल होगा एक कंपन में लगा समय, एक कंपन में लगा समय। टाइम टेकन इन वन वाइब्रेशन, टाइम टेकन इन वन वाइब्रेशन, टाइम टेकन इन वन वाइब्रेशन। एक कंपन में लगा समय, तो ये कंपन में लगा समय का जो एसआई यूनिट है वो सेकंड होगी। इसकी एसआई यूनिट हो गई सेकंड, एसआई यूनिट हो गई सेकंड। ठीक है, ये कंपन में लगा समय एसआई यूनिट सेकंड हो गई। क्लियर, एसआई यूनिट सेकंड। इसका टाइम पीरियड, इसकी डायमेंशन आ जाएगी टी, इसकी डायमेंशन होगी टी, इसकी डायमेंशन टी होगी। अगला देखिए, उसके बाद आएगा आपका नेक्स्ट हेडिंग होगी वेवलेंथ। क्या होती है वेवलेंथ, एक तरंग एक
कंपन में चली गई दूरी, एक कंपन में चली गई दूरी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन वाइब्रेशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन वाइब्रेशन, ट्रेवल्ड इन वन वाइब्रेशन, एक कंपन पूरा करने में चली गई दूरी, इसकी एसआई यूनिट होती है लैम्डा, इसकी एसआई यूनिट होती है लैम्डा, ठीक, एसआई यूनिट इसकी होगी लैम्डा, ये ध्यान दो। एसआई यूनिट इसकी हो गई लैम्डा, लैम्डा तो मात्रा का एसआई यूनिट हो गई मीटर, इसका एसआई यूनिट मीटर हो गई, और इसका जो डायमेंशन है, डायमेंशन इसकी होती है एल, ठीक। देखिए इसकी डायमेंशन जो है वो लैम्डा है। अगर हम इसका फिगर बना दें तो एक तरंग का कहाँ से कहाँ तक होगी, ज़रा ध्यान देना। तो एक कंपन यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे जा कर के ये एक कंपन पूरा हुआ, उसके बाद अगर दूसरा कंपन बनाना है तो अलग कलर से बनाता है, ये हो गया इसका सेकंड वाइब्रेशन। तो एक कंपन का मतलब समझ में, एक कंपन कहाँ तक है, जो जितना वाइट दिख रहा है ये आपका एक कंपन है। तो एक कंपन हो गया, तो एक कंपन का मतलब एक कंपन की जितनी दूरी है यहाँ से यहाँ तक उसे बोलते हैं लैम्डा। ये बात समझिएगा, एक कंपन की जो दूरी है वो लैम्डा है। और एक कंपन का अगर कभी भी टाइम पूछ ले, बात समझ रहे, एक कंपन को पूरा करने में टाइम कितना लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक की अगर टाइमिंग पूछ ले, टाइम, तो ये पूरा टाइम कहलाता है टी। आई बात समझ में, क्योंकि एक कंपन ये है, एक कंपन वन यहाँ तक है, तो वन वाइब्रेशन की टाइमिंग टी है और वन वाइब्रेशन की डिस्टेंस एल है। तो अगर हम सीधे पूछें वन वाइब्रेशन का ये भी है, तो टी सेकंड में जो दूरी होती है, टी सेकंड में चली गई दूरी लैम्डा कहते हैं। तो यह कभी भी आ जाए, एक आवर्तकाल में चली गई दूरी को क्या कहेंगे, तो आंसर तरंग है। एक आवर्तकाल में चली गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम पीरियड इज इक्वल टू कॉल्ड वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य। तो वेवलेंथ को आप इंग्लिश में ये भी कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम पीरियड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम पीरियड, ओके, या कैपिटल टी सेकेंड। टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है उसे वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होगा कि आवर्तकाल में चली गई दूरी को क्या कहा जाता है, वेवलेंथ कहा जाता है, तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। तो यहाँ से आपका एक रिलेशन प्रूफ हो जाएगा, जिसको आप वेव इक्वेशन बोलोगे, वो प्रूफ हो जाएगी। अगर हम इसका प्रूवमेंट करें तो प्रूवमेंट देखिए क्या होगा, कैपिटल टी सेकेंड में चली गई दूरी, कैपिटल टी सेकेंड में चली गई दूरी को लैम्डा बोलते हैं। तो एक सेकेंड में चली गई दूरी क्या होगी, लैम्डा बाई टी होगी। एक सेकेंड में चली गई दूरी होगी लैम्डा बाई टी, एक सेकेंड में चली गई दूरी लैम्डा बाई टी होगी। अब एक बात अभी हमने आपको समझाया था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 टाइम पीरियड होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है 1 टाइम पीरियड होती है, टाइम पीरियड बराबर 1 फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर 1 टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड बराबर 1 फ्रीक्वेंसी होता है। टी सेकंड में चली गई दूरी लैम्डा, तो एक सेकंड में चली गई दूरी लैम्डा बाई टी। अब देखो एक सेकंड में दूरी चलती है, एक सेकंड में चली गई दूरी, एक सेकंड में चली गई दूरी जो होगी, एक सेकंड में चली गई दूरी, एक सेकंड में जो चली गई दूरी होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड, एक सेकंड में चली गई दूरी को हम कहते हैं टाइम पीरियड, सॉरी वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी का मतलब ही होता है मीटर पर सेकंड। तो एक सेकंड में चली गई दूरी कहलाती है वेग या स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी कह सकते हो, वेलोसिटी चाल। आई बात समझ में। तो डिस्टेंस इन ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड, अगर हम बात करें डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड होती है, स्पीड v से रिप्रेजेंट होता है। तो ये जो आपका लिखा हुआ है इसका मतलब ये हो गया v बराबर लैम्डा बाई टी।
क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड की जो डिस्टेंस है उसे v बोलेंगे। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला प्रूफ होगा v बराबर लैम्डा बाई टी। अब आप जानते हो 1/t बराबर f होता है, तो v बराबर f लैम्डा, इसको बोलते हैं वेव इक्वेशन, तरंग समीकरण। ठीक है, तो v हो गया वेलोसिटी, तरंग की चाल, वेलोसिटी ऑफ वेव, तरंग की चाल, f हो गया फ्रीक्वेंसी, तरंग की आवृत्ति, f हो गई फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा हो गई तरंग दैर्ध्य। तो ये इक्वेशन प्रूफ हो जाती है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। v बराबर f लैम्डा प्रूफ हो गया। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आगे। इधर सुनो, तुम इसमें ध्यान, नए वाले ऐप पे नहीं लगाई तुमने लाइव? नए वाले ऐप में कहाँ लगा? पासवर्ड तो हमें कुछ पता नहीं है, हम लोग तो पासवर्ड। अरे तो तुम जब चालू करे तो पूछा तुमने? हमें खुद ही नहीं याद रहा यार, हमने क्यों नहीं बताया? पासवर्ड चेंज, हमें पासवर्ड नहीं भाई यार, ऐसे यार फिर वही बात करो, पासवर्ड की बात। नवीन सर को पासवर्ड पता है।
देखिए बेटा, इसके आगे देखेंगे, आपने नोट करिए, इसके आगे देखिए थोड़ा सा, उसमें वाले ऐप में चेक करके अभी तक नहीं लगी थी, नए वाले ऐप में थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी तो उसी को सही कर रहे थे। अब आप लोग जो नए वाले ऐप में भी लगनी थी क्लास को, तो टेक्निकल प्रॉब्लम को सही करने में टाइम लगा। अब आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? कोणीय एंगुलर वेलोसिटी को ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, याद रखना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कोणीय वेग या कोणीय आवृत्ति कह लो, कोणीय वेग कह दो या इसको कोणीय आवृत्ति कह दो। कोणीय वेग को कोणीय आवृत्ति भी कहा जा सकता है। एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। देखिए क्या होगा इसमें, एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है 2π/t और ओमेगा 2f π। ये तुम्हारा जो है इस चीज़ को एंगुलर वेलोसिटी, और इसका मात्रक जो होता है, पहली बात देखो, इसका मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, और डायमेंशन होती है t-1, क्योंकि रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो डायमेंशन t-1 होती है। ठीक, तो एंगुलर वेलोसिटी हो गई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई। याद रखना कि कैसे वैल्यू निकालते हैं। तो फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड कभी भी निकालना हो, फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड निकालना हो तो ओमेगा या ओमेगा पता होना चाहिए। ठीक, इसके बाद अगली हेडिंग होगी वेव नंबर। क्या होता है? कभी आता है तरंग संख्या, पहले वेव, क्योंकि पहले फ्रीक्वेंसी समझोगे तो फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी समझोगे पहले, इसलिए वेव नंबर समझो फिर एंगुलर वेव नंबर समझना। वेव नंबर तरंग संख्या क्या होती है? तरंग संख्या तो मतलब तरंगों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ वेव कितनी होगी, वेव नंबर। तो टोटल डिस्टेंस, टोटल लेंथ बटे वेव लेंथ, टोटल डिस्टेंस या लेंथ बटे वेव लेंथ, या लेंथ ऑफ वन वेव, वेव लेंथ कह सकते हो। जैसे हम आपसे कहें कि 10 मीटर लंबाई में, क्वेश्चन समझो, 10 मीटर लंबाई में 2 मीटर तरंग दैर्घ्य वाली कितनी तरंगें बनेंगी? तरंग दैर्घ्य वाली कितनी तरंगें बनेंगी? कितनी तरंगें बन सकती हैं? फाइंड द नंबर ऑफ वेव, number of wave formed, find the number of wave formed, find the number of wave formed in 10 meter of wavelength 2 meter, of wavelength 2 meter, 2 मीटर तरंग दैर्घ्य वाली कितनी तरंगें बनेगी? तो आपका आंसर देखिए वेव नंबर निकालना है यहाँ पर। नंबर ऑफ वेव निकालने का तरीका देखिए वही जो हमने बताया, तो ऊपर फॉर्मूला लिखा है, नंबर ऑफ वेव बराबर टोटल डिस्टेंस 10 मीटर, वेवलेंथ 2 मीटर, आपने काट दिया तो पाँच तरंगे बन जाएंगी। तो ये आंसर 5 है। नंबर ऑफ वेव, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, 5 आंसर। तो ये हो गया नंबर ऑफ वेव। ठीक है, अब अगर हम कभी भी एंगुलर वेव नंबर निकालना हो हमको, कभी हमको एंगुलर वेव नंबर निकालना हो तो हम क्या करेंगे? तो एंगुलर वेव नंबर कैसे पता चलेगा कभी भी, ये देखो कोणीय तरंग संख्या कैसे निकाली जाएगी। तो कोणीय तरंग संख्या के लिए, कोणीय तरंग संख्या के लिए, एंगुलर वेव नंबर्स के लिए जरा ध्यान दीजिए। देखिए हमने टोटल कितनी क्लासें पढ़ा दी हैं, आपके सामने है। अगर हम चाहते तो हम आपको बिल्कुल ऑनलाइन के तरीके कोर्स ख़त्म कर सकते थे। एक बात समझिएगा, आज मुझे कमेंट करके बताइए ज़रूर कि जो लोगों ने ऐप लिया है वो देखिए मैंने कितने आराम से, कितना समझा के, कितने नंबर ऑफ लेक्चर कितने ज़्यादा दिए हैं आपको। समझ में आ रहा है बात? ये नहीं किया है मैंने आपको अगर जल्दी पढ़ा दो, हमने ये नहीं किया जल्दी जल्दी पढ़ा करके बस पढ़ा के कोर्स ख़त्म करना हो, हमने ये नहीं किया। हमने आपको बहुत आराम से पढ़ाया है जिससे कि आप घर में बैठ के आराम से सब चीज़ें समझ पाएँ। ठीक है ना, जल्दी ख़त्म करेंगे हमें फ़ायदा। हमें यहाँ सब कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं जो आता है ऑनलाइन। अगर हम 3 महीने में ख़त्म कर देते तो हमें बहुत फ़ायदा होता है पैसे के हिसाब से। पैसे के हिसाब से नहीं, हमने आपको इतना बढ़िया कोर्स बना के दिया। देखिए 70 क्लासें मैकेनिक्स में दी हैं, 20 क्लासें मॉडर्न फिजिक्स में दी हैं लगभग। तो लेक्चर सोचिए कि कितना लेक्चर, उसको मंथ में कन्वर्ट कर लेना और 500 रुपये मंथली की फीस के हिसाब से कन्वर्ट करना, तो आपको लगेगा यार मैंने तो बिल्कुल नथिंग में पढ़ लिया है, फ्री में पढ़ लिया है बिल्कुल।
क्योंकि यही चीज़ अगर हम जाके ऑनलाइन पढ़ते जाके ऑफलाइन पढ़ते जाके 300-400 रुपये भी मिनिमम फीस जोड़ोगे, 400 रुपये मिनिमम फीस के हिसाब से भी जोड़ लेना, तो देखना बेटा आपको लगेगा यार हमने बिल्कुल जस्ट आधे से भी कम पैसा दिया है, आधे से भी कम पैसा आपने दिया होगा और आपका कोर्स ख़त्म हुआ होगा। ये देखिएगा कोणीय तरंग संख्या, तो कोणीय तरंग संख्या, उसके बाद जब हम ये कहते हैं बेटा वैलिडिटी बढ़वा लो, ऐप बंद हो रहा है वैलिडिटी बढ़वा लो, तो आप लोग लगता है यार पैसे मांग रहे हैं। ये आप एक बार कभी भी काउंट करिएगा कि कितना पैसा देना पड़ता अगर हम ऑनलाइन ना पढ़ते इतने को पढ़ने के लिए। तो आप अपने आप जब कभी मैं बोलूँ कि नहीं मुझे 200 रुपये 300 रुपये वैलिडिटी बढ़ा लो, भेज दो बच्चे जो लोग एडमिशन हो, तो बेटा बिना सोचे समझे भेज दिया करो, क्योंकि वो आपके ही बेनिफिट के लिए कहीं ना कहीं बैच को आगे प्रोसीड करने के लिए ही कहा जा रहा है। ठीक है, आप नहीं करोगे, आप सबके ऐप बंद हो जाएंगे। अगर बंद हो जाते, हमें दिख रहा है यहाँ पर कि कोई यूजर्स का ऐप नहीं चालू हो, तो हमें तो और अच्छा, हम तो भैया पढ़ाना बंद कर देंगे, अब तो ऑफलाइन खुल ही रही। तो अगर आप चाहते हो घर बैठे अच्छी तरह ऐसे होती रही, तो अगर आपका ऐप बंद होता है तो आप लोग बिना सोचे समझे तुरंत वैलिडिटी बढ़वाया करिए। ये तो अपने पास एक ऑप्शन के रूप में हमेशा रखिए। टाइम बे टाइम कभी भी रात बिरात कहते हैं डॉक्टर हो या ना, रात बिरात डॉक्टर क्या है कहाँ काम करेगा, कुछ देखना कुछ समझना, आपने वेब चालू करी, अपने लेक्चर पढ़ा, आपको समझ में आया, आपका हमेशा डाउट क्लियर रहेगा। कोणीय तरंग संख्या क्या है? कोणीय तरंग संख्या का फॉर्मूला होता है k बराबर 2 पाई बाई लैम्डा। जहाँ भी कोणीय आ जाएगा वहाँ 2 पाई जरूर आता है। ठीक है, तो रेडियन पर मीटर इसका मात्रक हो जाता है, रेडियन पर मीटर, और डायमेंशन L-1 हो जाती है। ये एंगुलर वेव नंबर हो जाता है। अब अगर हमको v निकालना है तो v का एक फॉर्मूला नोट करो, ओमेगा अपॉन k होता है, v बराबर होता है ओमेगा अपॉन k। ओमेगा पता है, k पता है, तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। देखो कैसे, 2 पाई बाई या 2f पाई रख लिया, k बराबर रख लिया 2 पाई बाई लैम्डा रख लिया, 2 पाई से 2 पाई कट गया, ये हो गया f लैम्डा, और v बराबर f लैम्डा होता है। बात खत्म। ठीक, v बराबर f लैम्डा हो गया। तो यहाँ पे v बराबर ओमेगा अपॉन k होता है, इस फॉर्मूले को याद रखो, v बराबर ओमेगा अपॉन k। अब हमारा एक टर्म और बचा है, उसका हम इक्वेशन पढ़ेंगे। अब हमारा लास्ट टर्म बचा आयाम, एम्पलीट्यूड। आयाम, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो जब कभी आप वेव बनाते हो, वेव का तरीका देखिए, आगे हमने बताया कि आपने वेव बनाया, जितना मैक्सिमम ऊपर जा पाओ या नीचे जा पाओ उसे बोलते हैं। मैक्सिमम आप कितना ऊपर जा सकते हैं, कितना नीचे जा सकते हैं। ये देखो ये पॉइंट, यहाँ ये पॉइंट, मैक्सिमम कितना आप ऊपर जा सकते हैं और कितना नीचे जा सकते हैं, ये पॉइंट समझ लो। ये पॉइंट देख लो, ये वाला जो पॉइंट है, तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, अधिकतम विस्थापन यहाँ से यहाँ के बीच का अधिकतम विस्थापन, वाई मैक्सिमम, अधिकतम विस्थापन, चाहे वो प्लस का ए हो चाहे प्लस माइनस ए, साम स्थिति से किसी भी दिशा में अधिकतम विस्थापन, साम स्थिति से किसी भी दिशा में अधिकतम विस्थापन, भी दिशा में अधिकतम विस्थापन, अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है, आयाम कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। साम स्थिति से किसी भी दिशा में अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। साम स्थिति किसी भी दिशा में अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन आइदर डायरेक्शन ऑफ मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन आइदर डायरेक्शन ऑफ मीन पोजीशन, the maximum displacement in either direction of mean position, the maximum displacement in either direction of mean position, साम स्थिति से इधर दिशा में अधिकतम विस्थापन, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन
आइदर डायरेक्शन ऑफ मीन पोजीशन, ठीक है। साम स्थिति से किसी भी दिशा में अधिकतम स्थापन। अब साम स्थिति क्या ये भी समझ लो, ये जो लाइन चलती है साम स्थिति से चाहे ऊपर जाओ किसी भी दिशा, मतलब आइदर ऊपर जाओ या नीचे, तो ये जो लाइन चल रही है, बात समझ में आ रही बात आपको, ये जो लाइन चल रही है, ये जो लाइन है आपको समझ में आ रही है, ब्लू कलर की लाइन, ये होती है साम स्थिति। साम स्थिति मीन पोजीशन, जहाँ पे यहाँ के लिए y का मान 0। अब ऊपर जाओगे तो ये प्लस का a कहलाएगा, नीचे आओगे तो माइनस का a कहलाएगा। ऊपर प्लस नीचे माइनस, इसीलिए y मैक्सिमम होता है, प्लस माइनस a, प्लस माइनस a ये होता है। अगर आपको एम्पलीट्यूड लेना है तो a हो जाएगा। अब हम आते हैं, ये जो चीज़ होती है एज ए वेक्टर यूज होती है, तो कभी पूछे आयाम एम्पलीट्यूड का SI यूनिट क्या होगी, एम्पलीट्यूड की जो SI यूनिट होगी वो होगी मीटर, डायमेंशन होगी L, और इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक सदिश राशि है वेक्टर, ये एक सदिश राशि है, इसीलिए इसमें प्लस और माइनस लगा है। दिशा बदलने से प्लस माइनस आने का मतलब ही है कि ऊपर प्लस नीचे माइनस, अगर दिशा बदल रही है और प्लस माइनस आ रहा है तो वेक्टर होती है। तो इसीलिए कभी भी अगर परिणामी निकालना आ जाए, कभी भी आपको ए रिजल्टेंट निकालने को आ जाए, एक से ज़्यादा वेव हो, तो इसका देखो परिणामी निकालने का मतलब है रिजल्टेंट वैसे निकलेगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा या कॉस फाई। अगर दो तरंगों के बीच का एम्पलीट्यूड निकालना हो, रिजल्टेंट का काम हो, तो रिजल्टेंट फार्मूला ए रिजल्टेंट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। तो याद रखिएगा, अगर दो तरंगें समान दिशा में चल रही हों, सेम डायरेक्शन में चलें, तो फाई का मान 0 हो जाएगा। ऐसे में मैक्सिमम रिजल्टेंट अधिकतम आयाम A मैक्स बराबर आएगा A1 प्लस A2, सीधे जुड़ जाएगा। और अगर कभी भी विपरीत दिशा में चल रही है, बात समझो, दो तरंगे विपरीत दिशा में चल रही हैं, अगर हम कहें विपरीत दिशाओं में चलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी, विपरीत दिशा अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो तो याद रखना कि अपोजिट डायरेक्शन का मतलब हो जाता है ए मिनिमम मिलेगा उसका A1 माइनस A2। तो अधिकतम विस्थापन कभी भी कहे अधिकतम आयाम बताओ A1 प्लस A2, मिनिमम A1 माइनस A2, ठीक है। और एक बात, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई, तो इसको एज अ वेक्टर सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब ऊपर आ जाइए और चीज़ें समझते हैं। अब हम वेव इक्वेशन समझते हैं, ठीक है। तो तरंग समीकरण, वेव डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जिसके न्यूमेरिकल आपको करवाए गए थे, वेव डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, विस्थापन समीकरण, किसी भी तरंग का विस्थापन समीकरण क्या होगा, किसी भी तरंग का जो विस्थापन समीकरण है वो y बराबर होता है a साइन ओमेगा टी, या तो y बराबर a साइन ओमेगा टी होगा, या y बराबर होगा a कॉस ओमेगा टी, बात समझ लो। या फिर दोनों एक साथ चल रहे होंगे तो पता क्या बन जाएगा, एक साथ चल रहे होंगे तो बन जाएगा y बराबर, दोनों को एक साथ लिया गया होगा तो y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। अगर इस इक्वेशन का एम्पलीट्यूड पूछा जाएगा तो आपका क्या आएगा a, इसका पूछा जाएगा तो क्या आएगा, इसका भी a होगा। लेकिन अगर इसका पूछा जाएगा एम्पलीट्यूड तो इसका एम्पलीट्यूड होगा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप समझोगे ये चीज़ हमें पढ़ी हुई लग रही, क्योंकि आपने SHM में पढ़ा था ये चीज़, आपने SHM भी एक वेव का ही पार्ट होता था, SHM में आपने पढ़ा था। तो ये विस्थापन समीकरण हो गया, ओमेगा आप जानते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं सर जी हमने यहाँ पर एक चीज़ और पढ़ी kx वाला, तो उसको कहा जाता है प्रगामी तरंग। तो पहले आपको प्रगामी तरंग समझनी पड़ेगी, और प्रगामी तरंग का विस्थापन समीकरण आ जाए तब आपको दोनों को मिला के लिखना होगा, प्रगामी तरंग का विस्थापन समीकरण। तो ये जो आपने पढ़ा था ऊपर वाला, ये SHM में आपने पढ़ा था, उसी से रिलेटेड ही आपका
स्टार्ट होगा प्रोग्रेसिव वेव्स, प्रगामी तरंग का विस्थापन समीकरण, प्रोग्रेसिव वेव्स, ठीक। तो प्रोग्रेसिव वेव, प्रगामी तरंग का विस्थापन समीकरण, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो अगर आपको प्रोग्रेसिव वेव का प्रगामी तरंग का समीकरण चाहिए तो y बराबर होगा a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, प्लस माइनस के एक्स, ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर प्लस कब लोगे ये बता दें, प्लस तब लोगे जब माइनस एक्स दिशा में चल रहा हो, माइनस एक्स दिशा में मूव कर रही हो। माइनस तब लिया जाएगा जब प्लस एक्स दिशा में चल रही हो, प्लस एक्स दिशा में मूव कर रही है तो माइनस लिया जाता है, और प्लस माइनस एक्स दिशा में चल रही है तो प्लस लिया जाएगा, मतलब वेलोसिटी किस दिशा में है। y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस माइनस के एक्स, ये फॉर्मूला है। क्लियर? इससे आप कंपैरिजन करते हो। इसके और भी इक्वेशंस आप प्रूफ कर सकते हो। अगर हम इसका हम सपोज है 2 पाई यहाँ भी 2 पाई यहाँ, तो ए साइन अगर हम 2 पाई बाहर ले लें तो इसको स्मॉल टी बटे कैपिटल टी प्लस माइनस एक्स अपॉन लैम्डा के रूप में लिखा जा सकता है। ये भी इसी का ही है, इसमें हमने वैल्यू बस पुटअप कर दी है। अब कभी कभी क्या होता है, आपने लैम्डा भी कॉमन ले लिया। जब आपने यहाँ पर लैम्डा भी कॉमन ले लिया, अगर कभी भी अगर इक्वेशन पहचानना हो, बाहर आपका 2 पाई बाई लैम्डा बाहर हो, फिर अंदर आपका सीधे वी टी आएगा प्लस माइनस एक्स आएगा, मतलब एक्स के साथ कुछ नहीं होगा। अगर ये होगा समझो, अगर यहाँ 2 पाई बाई लैम्डा है तो टी के बगल में जो भी लिखा होगा वेलोसिटी होगा और एक्स के साथ कुछ नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना। अगर आप इससे कंपैरिजन करना चाहते हैं तो ये इक्वेशंस प्रगामी तरंग की हैं, ये तीनों सही है। तो प्रगामी तरंग का विस्थापन समीकरण ये 3 लिखे हुए हैं आपके सामने, ठीक है। तो नोट करिए इसको ज़रा जल्दी। बंद।
तो ये इक्वेशन हो गई बेटा। अब आपको क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान देना, इक्वेशन दे करके क्वेश्चन आते हैं और चीज़ें पूछी जाती है, तो हम एक ही क्वेश्चन लेंगे जल्द और एक ही क्वेश्चन में सबको समझा देंगे। देखिए जैसे अगर आपके सामने लिखा है y बराबर 5 साइन पाई, 5 साइन और यहाँ ब्रैकेट में बाहर पाई है, बात समझना, 5 साइन पाई 0.01 x प्लस 4t, ये एक इक्वेशन है। अब हम इसको कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। हमने आपसे कहा हमको फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये बताइए, हमको वेवलेंथ बताइए, हमको वेलोसिटी बताइए, आई बात समझ में, ये चीज़ें आपसे पूछ ली गई। तो ध्यान देना ज़रा, कभी भी कोई भी टर्म पूछा जाए पेपर में एक ही पूछा जाता है आपको, चाहे फ्रीक्वेंसी पूछे, चाहे लैम्डा पूछे, चाहे वी, कभी भी इक्वेशन को कंपैरिजन करना हो तो रट लो कि कैसी भी इक्वेशन हो, लेकिन हमको उसको बनाना है a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। मतलब कि हमको ये देखना है कि साइन, देखो साइन लिखा हो या कॉस उससे मतलब नहीं, यहाँ साइन लिखा हो या कॉस तुम्हें मतलब नहीं है, साइन के बाद में सीधे ब्रैकेट स्टार्ट हो जाना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। साइन और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ साइन और ब्रैकेट के बीच में पाई है। तो सबसे पहले हमने इसको उसका कंपैरिजन में बनाया, तो y बराबर सीधे हमने लिखा 5 साइन पाई अंदर ले गए तो 0.01 पाई एक्स हो गया प्लस 4 पाई टी हो गया। अब ये साइन के साथ सीधे ब्रैकेट आ गया। अब हमें क्या करना है, अब इसमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो अब हम आपको समझाने वाले, अब लोग कंपैरिजन करते हैं तो जल्दी में कंपैरिजन, पहले वाला ओमेगा, ऐसा नहीं, टी के बगल में ओमेगा है, एक्स के बगल में के है, याद रखो। तो टी के बगल में जो भी लिखा है, टी को छोड़ करके जो सब लिखा है वो सब ओमेगा है, और एक्स को छोड़कर जितना भी लिखा है वो सब के है। आई बात समझ, ये जरूर याद रखना कि आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एक्स के बगल में जितना लिखा है वो सब के है। जब साइन और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं तब, पहले तो ये था जिसको अंदर ले गए, तो साइन टी के बगल में जितना लिखा है सब ओमेगा है, और एक्स के बगल में जितना लिखा है वो के है, के है। तो अब हम सॉल्व करते हैं, के बराबर आ गया 0.01 पाई, अब आपने लिखा 2 पाई बाई लैम्डा, 0.01 पाई, पाई से पाई कैंसिल, लैम्डा बराबर 2/0.01, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, लैम्डा बराबर 200। अब मात्रक लिखने के पहले ऊपर लिखा ये जरूर आएगा, एक्स वाई मीटर में है, टी सेकंड में है, कभी कह देता एक्स वाई सेंटीमीटर में है, या लिख देता दूरियां, यहाँ इक्वेशन में देगा जरूर कि दूरियां किस में नापी गई, अगर मीटर लिखा तो आंसर मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो समझो ओमेगा निकालो, ओमेगा बराबर सीधे दिख रहा है 4 पाई, तो 2f पाई बराबर हो गया 4 पाई, कैंसिल आउट, f बराबर 2, f बराबर 2 हट जा गया। अगर टाइम पीरियड पूछ रहा हो तो समझो, टाइम पीरियड पूछ रहा हो तो 1/f करोगे, 1/2 करोगे, 0.5 सेकेंड, ये आ गया। कभी कभी पूछ लेता है कि हमसे आपसे कहता है कि आपको इसमें वेलोसिटी बतानी है, तो वेलोसिटी बराबर क्या बताया था मैंने, वेलोसिटी बराबर ओमेगा अपॉन के समझाया था, तो ओमेगा बराबर 4 पाई और के बराबर 0.01 पाई, पाई से पाई कैंसिल, पॉइंट हटाया 400, तो 400 मीटर पर सेकेंड, 400 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई, टाइम पीरियड, सारे टर्म्स आ गए। अब लास्ट में आपसे ये पूछ सकता है आयाम बताओ, एम्पलीट्यूड, आयाम भी पूछ सकता है, इसमें क्या पूछ सकता है, एम्पलीट्यूड बताइए। तो याद है कि एम्पलीट्यूड शुरू में लिखा होता है एम्पलीट्यूड, तो अगर आपको ए बताना है तो ए तो इसमें डायरेक्ट आ जाएगा, ए बराबर 5, क्योंकि सीधे लिखा हुआ है, ए से कंपैरिजन किया गया, ये हो गया ए बराबर 5। तो सारे टर्म्स हमने निकालना सिखा दिए, कैसे निकाले जाएंगे, इसमें सारे टर्म्स आपको क्लियर हो गए कि कैसे इसमें सारे टर्म्स निकालते हैं वेलोसिटी वाले में। आई बात समझ में, वेलोसिटी वाले में सारे टर्म्स कैसे क्लियर किए जाते हैं ये आपको क्लियर हो गया है। अजीत पुराने वाले में लगाया था कि नहीं लगाया था, अब पुराने वाले में भी ना लगी, नए वाले में पुराने वाले में लगाया था कि नहीं लगाया था, सब फेमस कर देंगे कोई अजीत लड़का है।
सर्च करेंगे आप लोगों को। बेटा देखिए, इसके बाद आपको एक चीज़ और समझाने आ रही है, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि y बराबर 5 साइन 4 पाई टी प्लस 5√3 कॉस 4 पाई टी, ये लिखा हुआ है आपके सामने, और इसमें आपसे कहते तरंग का आयाम क्या होगा। बच्चे पूछते हैं सर ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इजी है, कुछ कठिन क्वेश्चन नहीं है ये। अभी हमने आपको पढ़ाया था कि इक्वेशन y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, ये इक्वेशन पढ़ाई थी, बस उसी का रूप है ये। ठीक है, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी सेम है, साइन के बाद ओमेगा टी यही है, ये भी यहाँ भी ओमेगा टी ये सेम दिया है, तो ये आपका a का काम करेगा, ये आपका b का काम करेगा। आपका ऐसे में a निकालने का तरीका, ये वाली इक्वेशन होती है, a होता है √a² प्लस b स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर प्लस 5√3 का होल स्क्वायर, 25 प्लस 75 √100, 10 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। आयाम 10 मीटर, एम्पलीट्यूड 10 मीटर, आंसर एम्पलीट्यूड 10 मीटर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, एम्पलीट्यूड 10 मीटर इज द राइट आंसर। 10 मीटर, एम्पलीट्यूड 10 मीटर इज द राइट आंसर। देखिए बेटा, इसके बाद ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। अगला पॉइंट आपका जब समझना है आपको, तो हम आपको बताने आ रहे हैं जैसे सुरंग और सुरंग के बीच की दूरी, सुरंग और सुरंग के बीच की दूरी, क्रमागत सुरंगों के बीच, क्रमागत सुरंगों के बीच की दूरी क्या होती है, तो लैम्डा, डिस्टेंस बिटवीन टू, ये आता है डायरेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव क्रेस्ट, लैम्डा आंसर होगा। अब यहाँ से आपको सेम है कि दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी भी लैम्डा, दो क्रमागत सुरंग और गर्त, या सुरंग और गर्त आ जाए, दो क्रमागत सुरंग, क्रेस्ट के बाद जस्ट सीधे ट्रो आ जाए, तो आंसर होगा λ/2। दो क्रमागत सुरंगों के बीच की दूरी लैम्डा, दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी लैम्डा। अब सुरंग को चाहे संपीड़न आ जाए, जैसे हम आपसे कह दें डिस्टेंस बिटवीन, ऐसे संपीड़न हो जाए, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव कंप्रेशन कह लो या संपीड़न कह लो, दो क्रमागत संपीड़न के बीच की दूरी तो लैम्डा, दो क्रमागत विरलन के बीच की दूरी लैम्डा, दो क्रमागत संपीड़न विरलन के बीच की दूरी, दो क्रमागत संपीड़न और विरलन के बीच की दूरी λ/2।
दो क्रमागत संपीड़न और विलयन के बीच की दूरी λ/2। देखिए आप इसको फिगर वाइज समझा रहे हैं। फिगर वाइज कैसे समझना है एक बार ध्यान दीजिए। अगर आपका वेव वाला पार्ट है तो आप देखिए इस तरीके से बनाते हो कि नहीं, कम से कम इतना बना लो, ठीक है। तो देखो क्लियरली ये आपका पार्ट है श्रृंग, और ऐसे अगला श्रृंग ये श्रृंग बना, फिर आपका अगला श्रृंग ये बना, ठीक। ऐसे ये पार्ट आ गया गर्त, ये वाला पार्ट गर्त में आ गया, ऐसे अगला गर्त आपका ये आ गया गर्त, ठीक। अब करोगे क्या, वैसे अगर आप ब्रेक करोगे तो पूरा कितना होता है, लैम्डा होता है, पूरा लैम्डा होता है। तो देखो λ/4 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 ब्रेक। अब देखो श्रृंग और श्रृंग के बीच की दूरी देखो, तो श्रृंग और श्रृंग के बीच की दूरी क्या, λ/4 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 λ/4, 4 λ/4 का मतलब क्या हुआ, सीधे लैम्डा। श्रृंग और श्रृंग लैम्डा आ गया। ऐसे गर्त और गर्त देखो, ये देखो तो λ/4 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 λ/4, ये भी 4 λ/4 आया, तो 4 λ/4 का मतलब सीधे लैम्डा हो गया। तो दो गर्तों के बीच की दूरी लैम्डा, दो श्रृंगों के बीच की दूरी लैम्डा। आप श्रृंग के बाद जस्ट अगला गर्त, श्रृंग के बाद जस्ट अगला गर्त इतना है, श्रृंग के तुरंत बाद गर्त की बात आ जाए तो श्रृंग के जस्ट बाद गर्त केवल इतना है। देखिए ये पार्ट, तो λ/4 λ/4 2 λ/4 मतलब λ/2। तो श्रृंग के जस्ट बाद गर्त, ये श्रृंग है और ये गर्त है, इसका जस्ट दूरी कितनी हो गई, λ/2, ठीक। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर है। तो ये आपका वेव वाला पार्ट हमने चीज़ें बता दी हैं, इतनी चीज़ें आपको क्लियर करनी है, ठीक। अब V बराबर जैसे F लैम्डा आप पढ़ते हो ना, तो इसमें चीज़ें आपको समझिए कि अगर मीडियम सेम है, व्हेन मीडियम सेम, अगर मीडियम सेम रहता है, बोला अगर आप टू वेव सेम मीडियम में चल रही हैं, टू वेव जैसे हम टू साउंड वेव ही बोल दें, दो ध्वनि तरंगे दोनों चल रही हैं किसमें, एयर में ही चल रही हैं दोनों तरंगे, दोनों के लिए मीडियम सेम है। तो फिर इसका मतलब मीडियम सेम होने का मतलब हो गया कि वेलोसिटी सेम रहेगी। सेम मीडियम में वेग समान रहता है, वेग एक समान रहेगा। तो F1 λ1 बराबर F2 λ2। तो याद रखिएगा F1 बटे F2 बराबर λ2 बटे λ1, ये अलग अलग साउंड वेव के हिसाब से आ जाएगा अगर मीडियम सेम है तो। लेकिन अगर कभी भी मीडियम डिफरेंट हो गया, आई बात समझ में, मीडियम डिफरेंट हो गया तो डिफरेंट मीडियम के लिए क्या करोगे, डिफरेंट मीडियम के लिए फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर लोगे। डिफरेंट मीडियम के लिए किसको कांस्टेंट कर लोगे, फ्रीक्वेंसी को, ठीक। और जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो जाएगी, मीडियम सेम फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा V1 बटे V2 बराबर λ1 बटे λ2। तो जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है तो ये फॉर्मूला बनता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो ये बनता है। वेलोसिटी कांस्टेंट होती है जब मीडियम सेम रहता है, और मीडियम चेंज होगा, माध्यम बदलने पर फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, इसलिए। आई बात समझ में। तो याद रखिएगा अगर चाल बढ़ेगी तो तरंग दैर्घ्य भी बढ़ेगी, लेकिन जब एक ही मीडियम हो तो जैसे हम आपसे कहें कि एक क्वेश्चन है, हमने आपसे पूछा कि एक कमरे में एक बच्चा रो रहा है, एक बच्चा रो रहा है, उसी कमरे में एक एडल्ट रो रहा है, एडल्ट रो रहा है या बोल रहा है, समझ रहे हो, किसकी आवाज़ की चाल ज़्यादा, किसके आवाज़ की चाल ज़्यादा होगी, बताइए, एडल्ट की चाल ज़्यादा होगी कि बच्चे की। अगर एक कमरे में बच्चा रो रहा है और उसी कमरे में एडल्ट रो रहा है तो किसके रोने की आवाज़ तेज होगी, किसके रोने की आवाज़ तेज होगी, या किस बच्चे की, या दोनों के आवाज़ों की चालों पर क्या अनुपात है, दोनों के आवाज़ की चाल का अनुपात क्या है। तो
तो रेशियो ऑफ वेलोसिटी, ध्यान देना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ वेलोसिटी मतलब उनके वेग, चाल, ये वर्ड पे ध्यान देना, स्पीड, स्पीड पे पूछ रहा है, दोनों की स्पीड से, तो लिखोगे बराबर, इक्वल होगा। अनुपात पूछे तो 1:1, क्योंकि स्पीड नहीं बदल सकती, स्पीड नहीं बदल सकती है। स्पीड अभी हमने कहा दोनों की सेम रहेगी, क्योंकि 330 मीटर पर सेकेंड। साउंड अगर हम ऐसे बोले, हम बोल रहे हैं ऐसे ठक ठक कर रहे हैं, ये सब की वेलोसिटी 330। एयर पे साउंड की वेलोसिटी सेम रहती है। हाँ, ये पूछा जाता है किसकी तेज सुनाई देगी, तेज महसूस होगी, कानों पे प्रभाव, वो हो जाता है सब आवृत्ति पर। आवृत्ति की बात जब आ जाए, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बच्चे की ज़्यादा होगी, क्योंकि कानों पर प्रभाव, उसके रोने की आवाज़ की जो तारत्व होगा बच्चे का ज़्यादा होगा। और तरंग दैर्घ्य, दूरी, दूर, ज़्यादा दूर तक कौन जाएगी, एडल्ट, एडल्ट की आवाज़ में एडल्ट, एडल्ट वाले की लैम्डा ज़्यादा हो जाएगी, बच्चे की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उल्टा रिलेशन है। चाल दोनों की, सब दोनों की बराबर, चाल दोनों की बराबर, क्योंकि कमरे में रो रहे हैं, दोनों की चाल बराबर, फ्रीक्वेंसी बच्चे की ज़्यादा और लैम्डा एडल्ट की ज़्यादा। इस तरीके से याद रखोगे, कभी भूलोगे नहीं बेटा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।